नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान में पार्ट 3 में दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं। ओके, नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, आई जस्ट वांट टू टॉक यू अबाउट दैट व्हाट इज़ द राइट्स। अधिकार जो होते हैं वो होते क्या हैं आखिर, ठीक है। और हमारे संविधान में इनकी जो चर्चा हुई है वो कैसे हुई है, इनको किन किन भागों में, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो फंडामेंटल टाइप्स होते हैं, जो राइट्स होते हैं, हमारे अधिकार होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक, और दूसरा हमारा होता है स्टैट्यूटरी राइट्स। नाउ इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मतलब होता है संवैधानिक अधिकार, यानी कि वो अधिकार जो कि आपको वाया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड हैं, ठीक। तो जो अधिकार आपको वाया कॉन्स्टिट्यूशन मिले हुए हैं, संविधान के द्वारा मिले हुए हैं, वो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, यानी कि संवैधानिक अधिकार। इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में भी इनको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। वन यू कैन कॉल्ड एज दी फंडामेंटल राइट, जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। द नेक्स्ट वी कैन टॉक्स अबाउट आर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे जो बाकी के राइट्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज़ द फंडामेंटल राइट एंड द सेकेंड वन इज़ द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में जैसे मैंने बात करूँ, जैसे आपका जो है राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, नाउ एज यू नो कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये पहले इट वाज द फंडामेंटल राइट, बट इट वाज रिमूव्ड एज द फंडामेंटल राइट वाया द 42nd अमेंडमेंट। ओके, एंड इट वाज एडेड इन द 300A। ओके, सॉरी, इट इज़ नॉट 42nd अमेंडमेंट, इट इज़ द 44th अमेंडमेंट, ठीक है। सो वाया द 44th अमेंडमेंट 1978 जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हमने फंडामेंटल राइट से हटा के 300A में रख दिया, ठीक है। सो नाउ द राइट टू प्रॉपर्टी इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक। बट प्लीज़ डू मेंशन दिस थिंग, मैं आपको आगे बताऊंगा भी। अगर मैं बात करूं माइनॉरिटी राइट की, ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स की, विच आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 20 and 30। सो इन द केस ऑफ द माइनॉरिटी, अभी भी जो राइट टू प्रॉपर्टी है इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। सो प्लीज़ मेंशन दिस थिंग, ध्यान रखिएगा इसको, दैट दी राइट टू प्रॉपर्टी इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। पहले ये फंडामेंटल राइट था, बट वाया दी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 हमने इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा लिया, एंड वी हैव मूव्ड इट इन द आर्टिकल 300A, ठीक। सो नाउ इट इज़ जस्ट द लीगल प्रोविजन, नॉट द फंडामेंटल राइट। बट इन केस ऑफ द माइनॉरिटी, राइट टू माइनॉरिटी के केस में ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इट इज़ स्टिल द फंडामेंटल राइट, क्लियर। और अगर गवर्नमेंट को उनकी प्रॉपर्टी लेना है तो उनको एक इनफ जो कंपनसेशन है वो देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस। नेक्स्ट अगर बात किया जैसे और कई सारे राइट्स के बारे में, ठीक है, जैसे पहले मैंने बात किया दी इट्स राइट टू प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट जस्ट लाइक दी राइट टू इंटर स्टेट बिजनेस। ओके, अगर कोई व्यक्ति इंटर स्टेट बिजनेस कर रहा है, ओके, इंटर स्टेट बिजनेस कर रहा है, ठीक, तो इट कम्स अंडर दी 301, आर्टिकल 301। तो ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इंटर स्टेट बिजनेस, दीज ऑल आर दी अदर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, दे आर नॉट द फंडामेंटल राइट्स, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी राइट्स? स्टैट्यूटरी राइट्स आर दोज राइट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है, ठीक है, पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है और उस लॉ के अंतर्गत आपको जो अधिकार मिलेंगे इट विल बी योर स्टैट्यूटरी राइट्स। फॉर एग्जांपल, लेट्स से द एग्जांपल ऑफ द RTI, ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक। तो राइट टू जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ द स्टैट्यूटरी राइट, ठीक, जिसके में आपको 30 दिन के अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, राइट टू मैरी, ओके, और राइट टू
डाइवोर्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर द हिंदू मैरिज कोड बिल, ठीक है, और अंडर द मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1937, अंडर द मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट ऑफ 1939, ठीक, और यू कैन टॉक अबाउट दी मनरेगा, ठीक। तो कहने का क्या मतलब है कि राइट को, अधिकार को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो संविधान से मिले हुए हैं, उसमें भी दो पार्ट हैं, एक है फंडामेंटल राइट, बाकी जो अदर राइट्स हैं। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स आर दोज राइट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट एक एक्ट पास करेगी तो वो जो हैं हमारे स्टैट्यूटरी राइट्स मिल जाएंगे, ठीक। इसी में एक और टर्म बात करते हैं, इसकी हम बात करते हैं लीगल राइट, कि व्हाट इज़ दी लीगल राइट। अब ये लीगल राइट क्या है, देखिए, वेन एवर यू टॉकिंग अबाउट द लीगल राइट, सो लीगल राइट कुड बी योर फंडामेंटल राइट ऑल्सो, जो फंडामेंटल राइट है वो भी आपका लीगल राइट है, ठीक है। इवन आपके जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ठीक, वो भी क्या हैं, वो भी लीगल राइट्स हैं, यानी कि ये वाले। और इवन अगर आप बात करें जो आपके स्टैट्यूटरी लॉ हैं, ठीक, ये स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, दे आर ऑल्सो द लीगल राइट। सो हम बात कर सकते हैं कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर द लीगल राइट, ठीक। अगर स्टेटमेंट आया क्या, ऑल फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो लीगल राइट्स हैं, तो यस, ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर द लीगल राइट। बट इसका वाइस वर्सा नहीं होगा, दैट इज़ दी ऑल द लीगल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स, ये नहीं होगा, ठीक है। सो लीगल राइट की कैटेगरी में फंडामेंटल राइट भी आएंगे, अदर्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी आएंगे, और स्टैट्यूटरी राइट्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये बात होगी थोड़ी सी हमारी फंडामेंटल राइट के बारे में, यानी कि प्रॉपर राइट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है बेसिकली, ठीक है, वो इतने ज़रूरी क्यों हैं, ठीक है, या उनको वाई द फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड दी फंडामेंटल, कहते क्यों हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल इसलिए कहते हैं बिकॉज द फंडामेंटल राइट्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक। उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कोई एक व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए द फंडामेंटल राइट्स आर नेसेसरी। इफ़ ही और शी डोंट हैव द फंडामेंटल राइट्स, उसकी जो फुल फ्लेज्ड पोटेंशियल है वो बाहर नहीं आएगा, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। सो दैट्स वाई द फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल, बिकॉज दे आर वेरी फंडामेंटल इन नेचर। वो बहुत बेसिक नेसेसिटी को जो दिखाते हैं, जो लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होती है, उसको वो शो करते हैं। क्लियर नाउ, अब हम मूव करते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन द फंडामेंटल राइट्स। अगर हम फंडामेंटल राइट को डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे फंडामेंटल राइट्स को, ठीक। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इनको हम पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। द फर्स्ट definition is that the fundamental rights are the justiciable. Now what is the meaning of justiciable? ठीक है, जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, यानी कि जो आपको मिल सकता है, उसका एक रीज़न है, एक लॉजिक है। सो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, ओके। सो मीन्स कि कोई भी आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको स्नैच नहीं कर सकता, अगर आपका जो फंडामेंटल राइट्स है स्नैच हो रहे हैं, ठीक है। सो इन दैट कंडीशन यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। क्लियर, फॉर द सुप्रीम कोर्ट, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो तो यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं तो यू कैन मूव टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32, जिसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज़ दी गई हैं, ठीक है, ठीक है, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला भीमराव ने, अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को, ठीक। तो ईदर यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। क्लियर, तो आप दोनों में से कहीं पर भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ प्लीज़ पे अटेंशन हियर कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन है उसमें फंडामेंटल राइट भी आता है और उसमें लीगल राइट भी आता है, बट सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में क्या आता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट आता है। यानी कि अगर रिट पिटीशन के मामले में देखें, ठीक है, या बेसिकली अगर देखा जाए कि किसका जो जुरिस्डिक्शन है वो ज़्यादा बड़ा है, तो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अधिकार के मामले में ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज द हाई कोर्ट इंक्लूड्स द फंडामेंटल राइट ऑल्सो, लीगल राइट ऑल्सो। बट सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32
सिर्फ आप मूव कर सकते हो ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल। ये क्या है, इन्फोर्सेबल है, यानी कि इनको आप इन्फोर्स करवा सकते हो, अगर नहीं हो रहे हैं तो करवा सकते हो। एंड द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो संविधान है उसका जो गार्जियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपके एब्रिज हो रहे हैं, ठीक है, या कर्टेल हो रहे हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट क्या हो रहे हैं, कर्टेल हो रहे हैं, तो ऑन दैट कंडीशन यू कैन जस्ट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट। आप सुप्रीम कोर्ट से बोल सकते हो कि भाई साहब हमारे फंडामेंटल राइट क्या हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, या उनका प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 एंड सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो द गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कोई एक क्लॉज लिखा हुआ है एंड वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू कॉम्प्रीहेंड दैट क्लॉज, सो ऑन दैट कंडीशन द सुप्रीम कोर्ट विल कॉम्प्रीहेंड दैट क्लॉज। जस्ट लाइक यू नो दैट द केशवानंदन भारती केस, सो इन द केशवानंदन भारती केस 1973 व्हाट हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन दी, द डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और ये जो डॉक्ट्राइन है वो क्या है, वो इवॉल्व कर रही है, यानी कि देयर वेरियस जजमेंट। केशवानंद भारती के केस के बाद बहुत सारे जजमेंट आए जिसके साथ साथ जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन है वो इवॉल्व कर रही है, ठीक है, यानी कि वो और बढ़ता जा रहा है, उसका जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर बार एक नई इंटरप्रिटेशन देता है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और ऑफ द राइट टू लाइफ और ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है नाउ। तो ये बात हुई कि द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, मीन्स दे आर इन्फोर्सेबल। जस्टिशिएबल, आप उनको इन्फोर्स कराने के लिए, जस्टिफाई कराने के लिए यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर 32, हाई कोर्ट 226। हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन ज़्यादा बड़ा है क्योंकि फंडामेंटल और लीगल राइट दोनों आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन हाई कोर्ट के कंपेयर में थोड़ा नैरो है। एंड सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, एंड द सुप्रीम कोर्ट इज समवन हु विल इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। क्लियर नाउ, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, जैसे लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है कि हाँ जिसमें जितने भी प्रोविजन लिखे हैं सारे सही हैं और हम इनका इंटरप्रिटेशन करेंगे, वी विल लेट यू नो कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। क्लियर। द नेक्स्ट थिंग इज द नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट नॉट टू इंटरफेयर विद द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो जो जैसे मैं अगर बात करूं कि जो फंडामेंटल राइट हैं आपके, ठीक है, ये इसका एम एक ही है, जैसे मैंने बताया कि जस्टिशिएबल तो है ही है, उसके साथ इसका जो एम है टू प्रोवाइड दी पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक, पॉलिटिकल जस्टिस को प्रोवाइड कराना, इट इज़ द एम ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, डीपीएसपी की बात करें हम, और डीपीएसपी की जब बात करेंगे हम, ठीक है, तो डीपीएसपी का जो एम होता है वो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराना होता है, बट द एम ऑफ द फंडामेंटल राइट इज टू प्रोवाइड द पॉलिटिकल जस्टिस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द थर्ड पॉइंट इज दैट द फंडामेंटल राइट दे आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट नॉट टू इंटरफेयर विद द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। कहने का मतलब क्या है, ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है किसके लिए, स्टेट्स के लिए, यानी कि स्टेट्स पे जो फंडामेंटल राइट है वो बहुत सारी रोक लगाता है। ठीक है, जैसे सपोज स्टेट वांट टू कर्टेल योर फ्रीडम, स्टेट नहीं चाहती, फॉर एग्जांपल जैसे JNK में कई बार क्या होता है, कई बार नेट बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज इफ देयर इज नॉट JNK, किसी भी रीज़न को आप ले लें, अगर वहाँ पर सपोज नेट की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि जो नेट है उसका बार बार उसको शट डाउन कर दिया जाता है, तो शट डाउन गवर्नमेंट कर क्यों रही है, सो दैट आप अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशंस हैं अंडर आर्टिकल 19(1) जो कि आपको मिले हुए हैं, ताकि आप अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, उसको आप ना कर पाएँ, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वहाँ पर जो राइट्स हैं, ठीक है, तो राइट्स और ज़्यादा भटकेंगे। ठीक, बट क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट
जो है वो इंटरनेट को शट डाउन करेगी तो क्या होगा, उससे आपका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होगा। इसलिए ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो ये क्या है, निगेटिव ऑब्लिगेशन है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कि वो क्या नहीं कर सकती, वो इंटरनेट को शट डाउन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कैन नॉट शट डाउन दी इंटरनेट। सो दिस इज दी निगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, टू इंटरफेयर विद द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। सो द स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर विद द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। क्लियर? सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ये जो सारे जो हैं, ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये जो सारे नीचे लिखे हुए हैं, दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फंडामेंटल राइट। The next one is to prevent the establishment of the authoritarian and the despotic rule. Let's say if there is no fundamental right, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट नहीं है वहाँ पर कहीं पर कि गारंटी देने के लिए कि आपके फंडामेंटल राइट इन्फोर्स होंगे। जैसे लाइक देखिए, ये जो टर्म मैंने बोला ना कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट, जो सुप्रीम कोर्ट है ये गारंटर है फंडामेंटल राइट का। इसको आप ऐसे समझ लें जैसे आरबीआई की जो जो नोट होती है हमारे पास, जैसे सपोज़ ये 500 का नोट है, ठीक है। तो इस 500 के नोट में यहाँ पर लिखा रहता है ना गांधी जी के बगल में कि मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। तो वो जो वचन दिया जा रहा है, वो जो गारंटर है, वो गारंटर कौन है, आरबीआई, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, आरबीआई इज़ दी गारंटर कि हाँ मैं दूंगा, अगर कोई डिफ़ॉल्ट भी करता है तो भी मैं दूंगा, क्योंकि इस नोट की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। क्लियर? ऑन द सेम मैनर सुप्रीम कोर्ट सेज दैट आई एम दी गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको फंडामेंटल राइट आपके सारे प्रोवाइड करूँगा, ठीक। सो अगर सुप्रीम कोर्ट है कहीं पर, ठीक है, ऑब्वियसली है हमारे यहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि हाईएस्ट कोर्ट जो है ऑफ द लैंड, तो वो क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द अथॉरिटेरियन और द डिस्पोटिक रूल। कॉज इफ़ देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक, अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हर वो चीज़ करेगी, हर उस लॉ को पास करेगी जो उसका मन करेगा, ठीक है। सो to prevent the establishment of the authoritarian and the despotic rule, we have the fundamental right, we have the judiciary. The next is to operate as a limitation on the tyranny of the executive and the arbitrary laws of the legislature. Now इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि what is the aim of the fundamental right? The aim of the fundamental right is to limit या द लिमिटेशन ऑफ द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। या फिर जो हमारी पूरी स्टेट की मशीनरी है, जो पीएसयू हैं सारे, ठीक है, ये स्टेट की जो पुलिस है, वो हर एक वो आदमी, हर एक वो पर्सन जो इंक्लूड है किसमें, गवर्नमेंट की प्रॉपर फंक्शनिंग में, इज़ अंडर द एग्जीक्यूटिव। अब जो एग्जीक्यूटिव है अपनी टायरेनी ना करे, टायरेनी का मतलब क्या है, लाइक ही इज़ बिकम सम सॉर्ट ऑफ डिस्पोटिक पर्सन, ठीक है, अपनी मनमर्जी चला रहा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लिमिटेशन लगानी है किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। पता चला आपको एग्जीक्यूटिव कुछ भी करे जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पुलिस आ रही है, आपको उठा के लिए जा रही है, नेट बंद हो रहा है, ठीक है, और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ओके, जॉब्स नहीं है, तो ये सारे क्या है, ये दीज आर द वर्क्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और अगर एग्जीक्यूटिव ये सारे काम नहीं कर रहा है तो मीन्स द एग्जीक्यूटिव इज परफॉर्मिंग दी टायरेनी, ओके, एग्जीक्यूटिव परफॉर्मिंग दी टायरेनी। सो टू operate as the limitation on the tyranny of the executive and the arbitrary laws of the legislature. Now what is the meaning of the arbitrary laws of the legislature? Now first you need to understand what is the role of the legislature, ठीक। लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ, लेजिस्लेचर का मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। क्लियर? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर क्या करता है, द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू पास द लॉ। अब अगर जो लेजिस्लेचर है इट इज़ पासिंग एनी सॉर्ट ऑफ आर्बिट्रेरी लॉ, कोई भी लॉ पास कर दे रहा, जस्ट लाइक अभी राइट नाउ देयर इज डिस्प्यूट इज गोइंग regarding the IPC section 124A, that is the sedition, ठीक। तो sedition के रिगार्डिंग जो लॉ लेके आए थे, ठीक है, टू curtail the freedom of the individual, और maybe most of the time the executive take the action on the name of the national security, ठीक है, ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कोई लॉ पास कर दिया। या अभी
हमने क्या किया है, जो फॉरेस्ट पॉलिसी, जो फॉरेस्ट एक्ट है, द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980, उसको अमेंड करने की बात हो रही है, ठीक है, या एक बिल आया है तो प्रपोजल्स हैं कुछ, तो उसमें भी बड़े अजीब से प्रपोजल्स हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ पास कर रही है विच इज़ अगेंस्ट द बेसिक नेचर और विच इज़ अगेंस्ट दी लार्जर पब्लिक गुड, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस पर लिमिटेशन लगाना है। और लिमिटेशन लगेंगी कैसे, विद द फंडामेंटल राइट, विद द फंडामेंटल राइट। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। लेट्स से कि द लेजिस्लेचर ने एक लॉ पास कर दिया कि ठीक है, हम इंडिया को एक इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे एंड फॉर दैट वी विल सेटअप लॉट ऑफ फैक्ट्रीज। अब बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो नॉर्थ इंडिया में लेट से सेटअप हो रही हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो है फैक्ट्रीज़ कम है, तो नॉर्थ एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फैक्ट्री सेटअप हो रही हैं। बट बिकॉज ऑफ दिस मच ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या होगा, देयर विल बी इन्वायरमेंट लॉस। क्लियर, इन्वायरमेंट लॉस विल लीड्स टू दी सफ़र ऑफ दी ह्यूमन हेल्थ, जो ह्यूमन की जो हेल्थ है वो भी क्या करेगी, सफ़र करेगी। ठीक, सो इफ़ दर इज़ अ पर्सन एंड दैट पर्सन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट गया और उसने एक पिटीशन डाल दी अंडर आर्टिकल 21। उसने कहा कि दैट दिस पर्सन ए हैज़ दी राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। ठीक, अब इस राइट टू लाइफ में ही ऑल्सो हैज़ द राइट टू लिव, ठीक है, द राइट टू लिव, ठीक, और द राइट टू लाइफ, द राइट टू लाइफ, एंड द राइट टू लाइफ इज ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू हेल्थ। बट बिकॉज ऑफ दिस मच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत सारा इन्वायरमेंट लॉस हो रहा है, तो इसकी जो हेल्थ है वो भी क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। तो कहने का मतलब है क्या कि बिकॉज यहाँ पर एक इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट है, सॉरी इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट है वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो जो वायलेट हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है एंड देन सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकती है कि आप इतना सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इतना सारा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया को नहीं बना सकते हैं, बिकॉज इट इज़ दी अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ द लिमिटेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ द लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेचर। और लगी कैसे लिमिटेशन, वाया दी फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो यानी कि जो फंडामेंटल राइट है इट ऑपरेट्स एज द लिमिटेशन ऑन द टायरेनी of the executive also and the arbitrary laws of the legislature also. Clear? Now moving on the next point, the fundamental rights it aims at the establishing of the government of the laws and not of men. Now what this means, the government of laws means there will be laws and via those laws the government will operate. ठीक, the government will not operate via the men. मैन का मतलब क्या कि जो लोग हैं उनसे नहीं ऑपरेट करेगी। जैसे हमारा जो संविधान, हमारा जो देश है वो एक बुक से चलता है एंड दैट बुक इज़ दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आर कंट्री रन वाया द बुक नेम्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आर कंट्री कैन नॉट रन बाय द मेन, कि जो गवर्नमेंट में लोग, जो जिनकी गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, एग्जीक्यूटिव में बैठे हैं, वो कुछ भी मनमर्जी करेंगे अपनी। नो, दे हैव टू कन्फाइन और दे हैव टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर वो इफ़ दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मे बी इफ दे फॉर्म एनी आर्बिट्रेरी लॉ, so that law will come under the surveillance by the Supreme Court and the Supreme Court will declare this law as the null and void. ठीक है, क्योंकि ये क्या है भाई, हमें क्या करना है, जो भी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है, वो तीनों एक दूसरे की पावर का चेक एंड बैलेंस रखते हैं। So all the three organs of the government have the checks and balance to on each other's power. Clear? And you can also relate this thing as कि जैसे एक जो हमारा आर्टिकल 14 है, ठीक है, आर्टिकल 14 में लिखा है द रूल ऑफ लॉ। ठीक, तो एक कॉन्सेप्ट आया था, ठीक, CGI was talking about the concept and he changed this thing as the rule by law. The first is saying the rule of law means there will be rule, किसका रूल होगा, लॉ का, यानी कि जो लॉ है उसी वो लॉ रूल करेगा और उसी लॉ के अंतर्गत सबको ट्रीटमेंट इक्वली मिलेगा। सो जो रूल होगा वो किसका होगा, द रूल विल बी ऑफ द लॉ। आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर पहला कह रहा है कि जो रूल होगा इंडिया में वो किसका होगा, लॉ का रूल होगा।
दूसरा कह रहा है कि रूल बाय लॉ, यानी कि रूल तो हो रहा है पर कौन कर रहा है, जो गवर्नमेंट में लोग बैठे कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, बाय लॉ। ठीक, रूल तो हो रहा है, कैसे हो रहा है, बाय लॉ। रूल बाय लॉ हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लॉज को बना रहे हैं, और उन लॉज से फिर क्या हो रहा है, उन लॉज से वो रूल कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज दी रूल बाय लॉ। क्लियर? सो दिस थिंग यू शुड नो अबाउट इट, कि यहाँ पर हम क्या है, एम जो है फंडामेंटल राइट का, टू इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। Now, moving on the next point, the next point is saying that the fundamental laws are the fundamental cause they are necessary for the growth of the individual. ठीक है, this is what I have said in the initially. ठीक, मैंने लेक्चर स्टार्ट करने में बताया था that the fundamental laws are the fundamental laws को fundamental कह क्यों रहे हैं, because they are very necessary for the growth of the individual. So if an individual want to ग्रो फुल्ली, ठीक है, और ही वॉन्ट टू टैप हिज हिडन पोटेंशियल, जो भी उसका हिडन पोटेंशियल उसको टैप करना चाहता है, जो भी उसके अंदर आर्ट है, पोटेंशियल है, स्किल्स हैं, उसको निकालना चाहता है, फॉर दैट ही नीड और शी नीड्स द फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज विदाउट द फंडामेंटल राइट वो जो सोसाइटी में जो स्टेटस है उसको पा ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ लेट्स से ही और शी डोंट हैव द आर्टिकल 21A, दैट इज़ द राइट टू एजुकेशन, उनके पास राइट टू एजुकेशन नहीं है। मे बी इफ़ लेट्स से राइट टू इक्वालिटी 14 नहीं है तो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। अगर राइट टू जो अनटचेबिलिटी है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17, ठीक, वो नहीं है उनके पास, तो उनको लोग एक हीन भावना से देखेंगे, दे विल सी हिम और हर एज द चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड। क्लियर? सो ये दीज आर दी प्रॉब्लम्स। क्लियर? तो अगर उनके पास फंडामेंटल राइट नहीं है, लेट्स से 19 नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, तो दीज फंडामेंटल राइट्स आर वेरी फंडामेंटल और वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल. So that's why the fundamental rights are called the fundamental, because they are very much essential for the growth of the individual. Clear? Now next point की अगर बात करें, so in India neither the executive nor the legislature can violate the fundamental right. तो इंडिया में ना ही एग्जीक्यूटिव और ना ही लेजिस्लेचर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो हमने क्या लगाया उसके ऊपर, लिमिटेशन लगाया हुआ है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो इट कैन नॉट वायलेट दी फंडामेंटल राइट. इसका एक और एग्जांपल समझ लें. फॉर एग्जांपल अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है, तो पुलिस को अरेस्ट करके सपोज़ आपको थाने में ले गई, ठीक है, और आपको जेल में डाल दिया, और उन्होंने आपको रीज़न नहीं बताया, ठीक है, और बहुत दिनों तक रखे रहे. तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, दिस इज़ दी एग्जीक्यूटिव एक्शन, और एग्जीक्यूटिव एक्शन में विदाउट रीज़न आपको जेल में डाल दिया जबकि कोई गलती भी नहीं थी. हाँ, दैट इज़ डिफरेंट थिंग कि वो प्रिवेंटिव एक्शन ना हो, ठीक है. तो मे बी हम बात करते हैं कि दैट इज़ दी प्यूनिटिव एक्शन, ठीक है. अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे हम. तो ये प्यूनिटिव एक्शन है फॉर एग्जाम्पल. तो इस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, आपको जेल में डाल दिया, बट दिस इज़ अनजस्ट, दिस इज़ अनफेयर, ठीक है. तो यू कैन जस्ट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और दी हाई कोर्ट, और हैबियस कॉर्पस का केस फाइल कर सकते हो आप. गेटिंग अ पॉइंट. तो इन इंडिया नीदर द एग्जीक्यूटिव नॉट द लेजिस्लेचर कैन वायलेट द फंडामेंटल राइट. नहीं, ओके, लेजिस्लेचर कैन नॉट पास एनी आर्बिट्रेरी लॉ विच विल वायलेट द फंडामेंटल राइट. ठीक. नाउ अब मैं कह रहा हूँ कि इन इंडिया नीदर द एग्जीक्यूटिव नॉर द लेजिस्लेचर कैन वायलेट द फंडामेंटल राइट. तो क्या कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हैं? हाँ, अगर बात किया जाए, लेट से मैं कंपेयर करूँ यूएसए को और यूके को, ठीक. तो यूएसए और यूके ये दो कंट्रीज़ हैं, ठीक. अब इन कंट्रीज़ का जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है. जैसे मान लो यूएसए की पहले बात की जाए, तो यूएसए में क्या है कि यूएसए में हमने जैसे फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है, वो फंडामेंटल राइट का हमने कॉन्सेप्ट यूएसए से ही लिया हुआ है. और यूएसए में जो कॉन्सेप्ट था, इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ राइट्स. क्लियर? यूएसए में देयर वाज अ बिल ऑफ राइट, ठीक. एंड बिल ऑफ राइट जो है, इट इज़ इक्वली बाइंडेबल, ठीक. ये क्या है, इक्वली बाइंडिंग है टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर ऑल्सो एंड टूवर्ड्स द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो.
क्लियर? यानी कि जो बिल ऑफ राइट मतलब है क्या, ये फंडामेंटल राइट ही, वहाँ के फंडामेंटल राइट को हम बिल ऑफ राइट कह रहे हैं। तो इट इज़ इक्वली बाइंडिंग टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और जो कोर्ट है, जो यूएस का जो कोर्ट है, वो कोर्ट क्या है, कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट, ठीक है, टू डिक्लेयर एनी एक्ट ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस क्या कहते हैं, कांग्रेस इज द यूएस की पार्लियामेंट। यूएस का जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। क्लियर ना? तो जो कोर्ट है यूएस का, वो क्या है, कोर्ट ऑफ द यूएस इज कॉम्पिटेंट टू डिक्लेयर एन एक्ट ऑफ द कांग्रेस एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, ऑन द ग्राउंड ऑफ द कंट्रावेंशन ऑफ द एनी प्रोविजन ऑफ द बिल ऑफ राइट। यानी कि जो कोर्ट है यूएसए की, वो कांग्रेस यानी कि जो यूएस का जो पार्लियामेंट है उसके किसी भी लॉ को क्या डिक्लेयर कर सकती हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, कब डिक्लेयर कर सकती हैं, अगर ये लॉ क्या है, बिल ऑफ राइट के कंट्रावेंशन में है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, इन केस ऑफ इंडिया सेम चीज़ होती है। अगर सपोज यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, और हमारी पार्लियामेंट ने क्या किया, हमारी पार्लियामेंट में एक लॉ निकाला, ठीक, और जो वो लॉ है वो क्या कर रहा है, वो वॉयलेट कर रहा है किसको, बिल ऑफ राइट को, यानी कि इंडिया के फंडामेंटल राइट को। सो इन दिस केस जो इंडिया की कोर्ट है वो क्या कर सकती है, वो इस जो लॉ बनाया गया है इस लॉ को क्या बोल सकती है, इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है, क्योंकि कह देगी कि भाई ये जो फंडामेंटल राइट है वो उसको वॉयलेट कर रहा है। क्लियर? नाउ अब अगर बात किया जाए यूके की पार्लियामेंट के बारे में, ठीक, तो यूके में क्या है, यूके में ऐसा कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं भाई। जो यूएस है वहाँ पर क्या है, देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दिस इज व्हाट वी से। क्लियर? यूके में क्या है, यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? रिटन का मतलब होता है कि आपके जो भी लॉज हैं, ठीक है, वो सारे लॉ को आपने कोडिफाई किया हुआ है एक बुक के अंदर, ठीक है, एंड दिस बुक इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में भी सेम चीज़ है। इंडिया में भी हमने क्या किया है, हमने अपने सारे लॉ को कोडिफाई किया हुआ है, और हमारे जो सारे लॉ जो कोडिफाई हैं उनको हमने एक बुक के अंदर रखा हुआ है, और उसी बुक को हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बट इन केस ऑफ द यूके दिस इज़ नॉट द केस। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वहाँ पर लॉज तो हैं, ठीक है, बट दीज लॉज आर नॉट दी कोडिफाई, उनको कोडिफाई नहीं किया गया है। और लेट से एक बड़ी सी शेल्फ है, ठीक है, और उस बड़ी सी शेल्फ में खुद बहुत सारी बुक्स रखी हैं, ठीक, तो यूके की हर एक जो लॉ है वो हर एक शेल्फ में रखा हुआ है, तो आपको जो ज़रूरत पड़े वट एवर यू नीड यू कैन जस्ट हैव फ्रॉम देयर। क्लियर? उसको एक बुक में कोडिफाई नहीं किया हुआ है, ठीक। सो दिस इज़ द डिफरेंस। नाउ दैट्स वाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द यूएसए, ठीक, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द यूएसए, सॉरी, द फंडामेंटल राइट ऑफ द यूके, वहाँ पर क्या है कि द फंडामेंटल राइट ऑफ द यूके हैं, वी कुड से देम एज द निगेटिव इन द सेंस, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट ऑफ द यूके हैं वो क्या है, निगेटिव इन द सेंस, यानी कि अगर जैसे कोई इंडिविजुअल है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, एन इंडिविजुअल इज फ्री टू टेक वट एवर एक्शन ही लाइक्स टू टेक एज लॉन्ग एज ही डोंट वायलेट एनी रूल ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। यानी कि अगर जब तक कोई भी वो जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है, वहाँ का कोई भी जो लॉ है, रूल है, उसको वायलेट नहीं करता, तो वो नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? अब होता क्या है, देखिए, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है, यूके से लिया है। अब यूके की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, यूके में लॉ बनते कैसे हैं, यूके की जो पार्लियामेंट है, ठीक, वो जितने भी लॉ पास करती है डेली के डेली, ठीक, वो सारे जो लॉ हैं, वो सारे लॉ क्या हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म या उसका रूप ले लेते हैं। क्लियर? सो इन इंग्लैंड बिकॉज देयर इज अ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, इन इंग्लैंड देयर इज अ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज दी सुप्रीम। सो जो भी पार्लियामेंट कहेगी, जो भी पार्लियामेंट करेगी, इट विल बी वैलिड। सो इन इंग्लैंड द कोर्ट्स हैव द फुलेस्ट पावर टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव टायरेनी बट नॉट अगेंस्ट दी लेजिस्लेटिव एग्रेशन। जैसे इंडिया की बात मैंने क्या किया, इंडिया के बारे में बात किया,
इंडिया में मैंने बताया आपको कि इंडिया में सपोज़ यहाँ पर दो ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर, ठीक। और यहाँ पर हमारे क्या हैं, कोर्ट्स हैं, ठीक। अब जो कोर्ट है इंडिया में, दिस इज़ द केस ऑफ द इंडिया, तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव कुछ गड़बड़ काम करता है, जैसे पुलिस उठा के आपको लेगी विदाउट एनी रीज़न, तो यू कैन जस्ट मूव टू दी कोर्ट कि भाई साहब सर हमारी जो हमें या हमारे घर वालों को कोई पुलिस उठा के ले गई, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 या वेरियस ऑर्डर के अंतर्गत वो आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर लेजिस्लेचर पार्लियामेंट वो कोई ऐसा लॉ पास करती है विच इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, तो भी आप क्या कर सकते हो, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकते हो कि सर हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो वॉयलेट हो रहा है, और जो लेजिस्लेचर है उसने ऐसा कानून पास कर दिया है, काला कानून पास कर दिया है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। बट इन केस ऑफ द यूके दिस इज़ नॉट द केस। यूके में क्या है, यूके में अगर, अब मैं यहाँ पर यूके का केस ले रहा हूँ, यूके में क्या है, यूके में अगर एग्जीक्यूटिव कोई काम कर रहा है, तो कोई गड़बड़ काम कर रहा है, तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक। बट अगर लेजिस्लेचर ने, यूके की लेजिस्लेचर ने, उसने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया है, ठीक है, जो कि वॉयलेट करता है किसी फंडामेंटल चीज़ को, क्योंकि वहाँ फंडामेंटल राइट है नहीं, तो इस वजह से आप वहाँ पर कोर्ट में नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब है कि जो कोर्ट है वो आपको बचाएगा कैसे, एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव की टायरेनी से। बट अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ पास करती है, यानी कि अगर लेजिस्लेचर आर्बिट्रेरी कोई भी लॉ पास करता है, तो उसके अगेंस्ट जो कोर्ट हैं वो क्या हैं, पावरलेस हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। हेंस वी कुड से दैट कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट बाइंडिंग अपॉन द लेजिस्लेचर इन द इंग्लैंड, यानी कि जो इंग्लैंड का लेजिस्लेचर है, ठीक, इंग्लैंड का जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, ठीक, तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पर कोई भी फंडामेंटल राइट बाइंडिंग नहीं है। जैसे इंडिया की पार्लियामेंट में बाइंडिंग है, यूएस की पार्लियामेंट में बाइंडिंग है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई लॉ पास हुआ, यूएस में कोई लॉ पास हुआ, तो वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों पे बाइंडिंग है। और अगर वो जो लॉ है वो वॉयलेट कर रहा है, ठीक है, बिल ऑफ राइट को के कंट्रावेंशन में है, तो कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। बट इट इज़ नॉट द केस विद द इंग्लैंड। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। अब हम बात करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में देयर इज नो फंडामेंटल राइट विच इज बाइंडिंग ऑन द लेजिस्लेचर ऑफ इंग्लैंड, ठीक। तो इंग्लैंड में कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है जो कि बाइंडिंग हो किस पे, लेजिस्लेचर ऑफ द इंग्लैंड, क्लियर। सो देयर वाज अ पर्सन नोन एज द Lord Dalby. Now what he said that the British Parliament can do everything except makes a man a woman and a woman a man। यानी कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट इतनी ज़्यादा सुप्रीम है, क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट क्या कर सकती है, द पार्लियामेंट ऑफ द ब्रिटिश कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक्स अ मैन अ वुमेन एंड वुमेन अ मैन। इसके अलावा जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, इट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, क्लियर, बिकॉज देयर इज अ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ठीक है। So this is about the difference between the USA fundamental right, UK fundamental right and Indian fundamental right, ठीक। So this is what we have said। और बाकी मैंने क्या बताया, इन शॉर्ट मैंने ये बताया कि जो US और इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ इक्वल। अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई भी वायलेट होता है, ठीक है, वाया दी लेजिस्लेचर, वाया दी एग्जीक्यूटिव, तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू द कोर्ट। बट in case of UK, you can only move to the court if your right are violated by the executive। अगर legislature आपका कोई law violate करता है, so it is valid in the UK, ठीक है। now move forward। अब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात किया हमने that
इन इंडिया नीदर द एग्जीक्यूटिव नॉर द लेजिस्लेचर कैन वॉलेट दी फंडामेंटल राइट। ठीक, और इवन द आर्टिकल जो 15 है वो बात करता है द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा कि द सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेचर। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको पता है, जैसे सपोज दिस इज़ अ बिग सर्कल और एक छोटा सा सर्कल, तो ये जो बाहर वाला है दिस इज दी लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर के अंतर्गत ही क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सो एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडिया एंड एग्जीक्यूटिव इज द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव। क्लियर नाउ? बट इफ यू टॉक अबाउट द यूएसए, सो यूएसए का केस अलग है। यूएसए में द लेजिस्लेचर और यू कैन से द एग्जीक्यूटिव इज नॉट द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव दूसरी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। इंडिया के केस में क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, बट इन द केस ऑफ द यूएसए द एग्जीक्यूटिव इज नॉट द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके अलग एडवांटेजेस हैं, उनको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ द केस ऑफ द इंग्लैंड, इसके बारे में बात कर चुके हैं, अभी बात की मैंने। ठीक है, तो इंग्लैंड में क्या है मैंने बताया, द फाउंडेशन ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स इन द इंग्लैंड इज निगेटिव। ठीक है, क्या है? निगेटिव है। The foundation of the individual right in England is negative. The individual has the right and the freedom to take whatever action he likes so long as he don't violate any rule of the ordinary law of the land. तो जब तक वो किसी ordinary law of the land का रूल को कोई रूल वायलेट नहीं करता है तो वो कोई भी एक्शन ले सकता है। ठीक, नाउ आई हैव ऑल्सो रिटन द डेफिनेशन ऑफ द टॉलमी, दैट इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग ए वुमेन अ मैन एंड अ मैन एन वुमेन। ठीक, और यूएस में क्या है? यूएस में बिल ऑफ अमेरिकन बिल ऑफ राइट है। ठीक है, इज इक्वली बाइंडिंग अपॉन दी लेजिस्लेचर ऑन एग्जीक्यूटिव। मैंने बताया कि अमेरिकन बिल ऑफ राइट क्या है? अमेरिकन बिल ऑफ राइट यही सेम है, इट इज़ दी फंडामेंटल राइट एंड इट इज़ इक्वली बाइंडिंग अपॉन दी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एज वेल, एंड दिस इज द सेम द केस विद दी इंडिया, बट दिस इज नॉट द केस विद दी इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में द फंडामेंटल राइट्स और जो भी वहाँ पे राइट्स हैं थोड़े बहुत, वो सारे बाइंडिंग है किस पे? एग्जीक्यूटिव पे। Nothing is binding on the legislature because the legislature, what we called as the parliament, is supreme in case of the England. Clear? Now, तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा। ठीक है, और ये हमने दिया, मैंने बात किया यहाँ पर थोड़ी सी कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट। पहले मैंने बात किया व्हाट इज़ राइट्स, राइट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में मैंने बात किया। ठीक है, मैंने बात किया कि राइट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने बात किया कि दो तरह के होते हैं। जैसे मैंने बताया कि इधर द फर्स्ट वन कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, एंड द स्टैट्यूटरी राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में भी दो राइट हो गए हमारे, फंडामेंटल राइट एंड योर अदर राइट्स। ठीक, और उसके बाद स्टैट्यूटरी राइट्स, मनरेगा, आरटीआई एक्ट, ठीक है, ये सारे राइट्स हो गए। ठीक, फिर उसके बाद मैंने बात किया कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट हमें चाहिए क्यों। देन आई टोल्ड यू दैट फंडामेंटल राइट्स आर वेरी फंडामेंटल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल राइट, दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इट हियर। यहाँ पर बात किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, दीज आर दी जस्टिशिएबल ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रोवाइड दी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रोवाइड कराना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल राइट। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूएसए यूके फंडामेंटल राइट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट दैट वी हैव इन द इंडिया। ठीक, सो इस लेक्चर में हमने इतनी बात की। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द आर्टिकल 12। सो आर्टिकल 12 हम बात करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, दैट व्हाट इज द स्टेट, ओके, what comprises the state, स्टेट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, दिस what we'll talk about in the next video. So till then take care and we will talk in the next video. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, इस वीडियो में मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट बिकॉज कई लोगों के कमेंट भी आए थे कि सर आप हिंदी में बोलें, हिंदी में बताएं, थोड़ी सी चीज़ों को एक्सप्लेन करें। तो ठीक है, आई विल टॉक इन हिंदी ऑल्सो, बहुत अच्छे से बात करूँगा उसमें भी, और जहाँ ज़रूरत होगी वे विल स्विच टू द इंग्लिश टू। ओके, नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर वैल्यूएबल थॉट्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।